Hello students, welcome to Way to Study Smart. In today's video, I will discuss the topic Coulomb's law in vector form with you. Okay. Last video में ही हमने आपको बताया था कि what is the basic concept of Coulomb's law. And in this video हम डिस्कस करेंगे कि Coulomb's law को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है. Because we know that there is a force between two electric charges. But जब हमारे पास more than two charges होंगे, then how to calculate the electric force? This is the main important thing because in our competitive exam हमको यहाँ पे more than two charges given होते हैं in the form of triangle, in the form of rectangle. So how to calculate the force? तो ये चीज आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इसके पहले जो भी मैंने आपको सिखाया है एक बार आइए इसको वापस रिकैप कर लेते हैं. इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको डिस्कस किया था कि लेट्स से यहाँ पे टू चार्जेस हैं. द फर्स्ट चार्ज इज Q1 एंड द सेकेंड चार्ज इज Q2 and the distance between these two charges is small r. So we know that if both charges are placed near to each other, या you can say ये दोनों एक दूसरे के रेंज के अंदर हैं, then they will feel a electrostatic force. So what is the formula for the force? We know that the force F is equal to constant K and multiply both charges Q1 Q2 and divided by the square of the distance. So this is the basic formula to calculate the force. Okay, but ये जो फॉर्मूला है इससे हमें क्या होता है, सिर्फ ये पता चलता है कि दोनों चार्जेस के बीच का जो भी यहाँ पे फोर्स है वो कितना होगा. ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सबको पता है कि फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए. सो हाउ टू मेंशन द डायरेक्शन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? अगर इसके अलावा हम यहाँ पे भी देखेंगे कि अगर मोर देन टू चार्जेस हैं, 3 है, 4 है, तो कैसे हम यहाँ पे नेट फोर्स को एज्यूम करेंगे. इस वजह से वेक्टर को थोड़ा सा ध्यान देना है. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वेक्टर जो चैप्टर है क्लास 11th में इसके कुछ कुछ जो रूल्स हैं, कुछ कुछ जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर होंगे. अगर क्लियर नहीं है तो भी आप मुझे बता सकते हैं इन कमेंट बॉक्स. मैं आपको यहाँ पे वेक्टर से रिलेटेड जो भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस यहाँ पे कर दूंगा. तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि कुलॉम्स लॉ को हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे यहाँ पे मेंशन करेंगे. तो लेट अस कंसीडर अगेन देयर आर टू चार्जेस. दिस इज फर्स्ट चार्ज Q1 एंड दिस इज सेकेंड चार्ज Q2. बट यहाँ पे वेक्टर फॉर्म को समझने से पहले आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि ये जो चार्जेस है इनका पोजीशन क्या एक्चुअल में, यानी कि लोकेशन क्या है. देन यहाँ पे हम करेंगे. तो फॉर द लोकेशन just imagine there is a coordinate system. Okay, there is a coordinate system कह सकते हैं, या फिर there is a observation point. Let's say this is the observation point. We are observing both charges from this point. Okay, so this is the observation point. तो यहाँ पे देखते हैं कि जो Q1 है, what is the position of Q1 from this point. तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को मैच करता हूँ, यानी कि यहाँ से अगर मैं इसको मिलाता हूँ, इसको जस्ट स्ट्रेट में यहाँ पे मिलाएंगे. ठीक है, ये मान लीजिए. तो ये सपोज लेट से द पोजीशन इज R1 वेक्टर बिकॉज पोजीशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर Q2 की पोजीशन को मैं देखूं, तो Q2 की पोजीशन को आपको फिर से क्या करना है, O से मिलाने के लिए इसको जस्ट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो पोजीशन है ये दिस इज R2. ओके, तो ये चीज हमको सबसे पहले एज्यूम करके चलना है कि जो दो चार्जेस हम यहाँ पे ले रहे हैं या मोर देन टू चार्जेस ले रहे हैं, तो उनका पोजीशन क्या है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. तो लेट से यहाँ पे मैंने अभी सिंप्लिसिटी के लिए टू चार्जेस को एज्यूम किया है. इसके बाद मैं आपको एक रैंडम सा केस बताऊंगा 3, 4, 5 चार्जेस के लिए. तो यहाँ पे जो Q1 Q2 है इनका पोजीशन क्या है, R1 एंड R2 है. अब एक्चुअल में हम लोग को इनके बीच का फोर्स निकालना है, यानी कि Q1 और Q2 के बीच का फोर्स निकालना है, तो कंफर्म इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए. यानी कि ये इसको मैं किसी अदर कलर से यहाँ ले लेता हूँ कि स्पेशली हम अगर बात करें हमें ये डिस्टेंस से मतलब है. ठीक है, यहाँ जबकि एग्जाम में क्या होगा, आपको एग्जाम में हो सकता है दोनों चार्जेस के पोजीशन देगा, यानी R1 R2 आपको दिया होगा और हमें उसके बाद मतलब किससे, हमको इससे मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस. तो ये कैसे निकालेंगे, अभी यहाँ पे मान लीजिए इसको सपोज मैंने R से डिनोट किया है, ओनली R मान लीजिए. ठीक है,
क्योंकि आपको पता है टू चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है हम आर से डिनोट यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये आर एक्चुअली निकालें कैसे? तो अगर आपको बच्चों पता है कि वेक्टर का एडिशन रूल क्या होता है ट्रायंगुलर मेथड के थ्रू, तो आपको मालूम है, सिंपल सा मैं अलग से बता देता हूँ आपको। लेट से यहाँ पे एक वेक्टर है ए, इसी वेक्टर में मैंने क्या किया, आपको एक और वेक्टर यहाँ पे ऐड किया पी, और ये आपका जो है टेल है स्टार्टिंग वेक्टर का, और ये आपका हेड है लास्ट वेक्टर का। तो दिस आर रिजल्टेंट। तो आर जो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो फर्स्ट वेक्टर है वो, देन एडिशन ऑफ सेकेंड वेक्टर विल गिव द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो भी हमारा है फर्स्ट वेक्टर में ऐड करते हैं सेकंड वेक्टर को, यानी कि देखिए हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जो ऐड है यानी कि ज्वाइन किया गया है, दिस इज द सेकंड वेक्टर। इससे में रिजल्टेंट वेक्टर का यहाँ पे इमेजिन यानी कि हम फाइंड कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे देखिए कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे R1 इज अ फर्स्ट वेक्टर, R इज अ सेकंड वेक्टर, R इज अ पोजीशन, यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में दिखा दीजिए, R इज अ पोजीशन। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए R1 का ये दिस अ टेल, ये R1 का हेड है, क्योंकि एरो दिखा दीजिए आप। अब इसके एरो से क्या हो रहा है, R का यहाँ पे टेल कनेक्टेड है, और देखिए यहाँ R का सपोज मान लेते हैं हेड कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे R1 में से R1 इज द फर्स्ट वेक्टर प्लस R इज द सेकंड वेक्टर, इनको हम अगर ऐड करेंगे देन द रिजल्टेंट इज R2 वेक्टर, दैट इज यहाँ पे R2 वेक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर R वेक्टर, देन वी कैन राइट हियर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये क्या चीज है, देखिए ये मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी अगर ऐसे कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाए जिसमें हमको दोनों चार्जेस का पोजीशन यहाँ पे दिया हो, तो अगर पोजीशन दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों चार्जेस के बीच का पोजीशन कितना है, क्योंकि जो ये तो इंडिविजुअल हमें पोजीशन दिया है Q1 का पोजीशन क्या है, उसी तरीके से Q2 का पोजीशन क्या है, बट हमको किससे मतलब है, हमको दोनों चार्जेस के बीच की पोजीशन से मतलब है या डिस्टेंस से मतलब है। तो अगर आप पोजीशन यहाँ निकाल लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे वेक्टर आपको ऑलरेडी यहाँ चैप्टर में पता है कि हम उसका किसी भी वेक्टर यानी कि पोजीशन से मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो इजीली हम निकाल लेंगे। तो ये पोजीशन कैसे निकाली है वो आप देखिए, दोनों चार्जेस की पोजीशन को यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से हमको क्या होगा, इजीली हम किसी भी दो चार्जेस के बीच की पोजीशन को इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा क्या है कि अभी हम लोग यहाँ पे तो जब पोजीशन होगा तो देख लेंगे, अदरवाइज अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फोर्स की। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, जब ये दो चार्जेस हमारे जो हैं एक दूसरे के रेंज के अंदर हैं, ठीक है, एक दूसरे की रेंज के अंदर हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे Q2 को एक फोर्स फील होगा, ठीक है, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। सिमिलरली Q1 को भी एक क्या होगा, एक फोर्स फील होगा, किसकी वजह से, Q2 की वजह से। सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस फोर्स? तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर मैं Q2 के ऊपर की फोर्स की बात कर रहा हूँ, इसको हम डिनोट करेंगे F21 से। ओके, F21 इज द फोर्स। कैसे इसको हम यानी कि प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो आप बोलेंगे कि द फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली अगर बात करेंगे कि व्हाट इज द फोर्स ऑन Q1, सो वी कैन राइट इट एज F12। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F12, द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू 1, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि अगर हम यहाँ पे बात करें F21 को कैसे कैलकुलेट किया जाए, F21 को हम कैसे कैलकुलेट करें, तो आइए देखते हैं क्या करना होगा। तो यहाँ पे आपको अगर F21 यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से आपको लिखना है कि F21 इसका मीनिंग क्या हुआ, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1। आपको सबसे पहले कांस्टेंट के यहाँ पे यूज करना है, विच इज ऑल्सो राइट 1/4 by एप्सिलॉन नॉट फॉर्म। ओके, ये हमारा के इज अ कांस्टेंट। उसके अलावा देखिए दोनों जो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 विल बी मल्टीप्लाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे नीचे डिस्टेंस आपको रखनी होती है, डिस्टेंस का स्क्वायर करके। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि Q1 से Q2 तक का डिस्टेंस क्या है, देखिए R है। बट क्योंकि हमें डिस्टेंस ना मान के इसको ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं पोजीशन तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप जब हम यहाँ पे F21 यहाँ पे फाइंड करेंगे तो देखिए पोजीशन कैसे आप निकालेंगे, तो आपको याद रखना चाहिए कि हम Q1 से स्टार्ट करेंगे चलना, और कहाँ तक जाएंगे, देखिए Q2 तक जाएंगे, क्योंकि मुझे ये पोजीशन चाहिए। ओके, क्योंकि Q1 से हम क्या करेंगे, Q2 तक जा रहे हैं, दिस इज अ पोजीशन। तो इसको कैसे लिखा जाए, इसको लिखने का भी तरीका सेम है कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे R21। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा मतलब हुआ कि यहाँ पे द पोजीशन, ठीक है, द पोजीशन ऑफ सेकेंड चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट। तो यहाँ पे R21 के लिखें और यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए आप। तो ये जो एक बेसिक फॉर्मूला हो गया कि हाँ ये एक मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब क्योंकि डायरेक्शन भी यहाँ पे फाइंड करनी है, तो यहाँ पे अगेन आप क्या करना है,
उस अगेन यहाँ पोजीशन को लिखिए R21, इसके ऊपर यहाँ पे कैप को हम यहाँ पे लिख सकते हैं R21, बिकॉज जो भी हमारी डायरेक्शंस होती हैं उनको कैप के फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। तो ये देखिए आपका एक फॉर्मेट हुआ कि हाँ अगर हम सेकंड चार्ज की बात करेंगे तो इस तरीके से लिखना है। अगर आप ये देखिए यहाँ पे हम बात करें सिमिलरली अगर हमको नेक्स्ट यानी कि फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है उसके बारे में अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़े, यानी कि इस पे देखिए इस वाले पे हमें अगर पूछना होगा कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है F12, तो आप यहाँ पे भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। F12 इक्वल टू K इज ए कांस्टेंट, अगेन Q1 Q2 बाय, अगेन देखिए डिस्टेंस या सिर्फ कैसे पोजीशन का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन या डिस्टेंस हम ले रहे हैं क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे हमें Q1 फोर्स के बारे में यहाँ पे मालूम करना है, तो अगेन है Q2 से हमें ये देखना है किसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाले की। तो यहाँ पे क्या होगा R12 से हम इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं R12 ओके स्क्वायर। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो अगेन R12 कैप। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब भी हमें किसी भी वेक्टर फॉर्म में अगर हमें निकालना है तो हमें जो स्केलर होता है वो तो ओके आपको लिखनी पड़ेगा, बट यहाँ पे पोजीशन ये देखनी होगी डायरेक्शन कि फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, उसका कैप यहाँ पे लिखना है। अब ये आप ऑलरेडी लिख सकते हैं। दूसरा चीज आपको मैं और बताऊं कि यहाँ पे जो आर कैप मैंने बताया आपको, आर कैप ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं दिस इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। किसी भी सिंबल के ऊपर अगर कैप लगा है तो ये उसकी डायरेक्शन को शो करता है। उसको देखिए हम कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं, उसको एक वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे और उसी के मैग्नीट्यूड से हम क्या करेंगे डिवाइड करते हैं। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर ए यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो अगर हम आपसे कहें यहाँ पे किसी को अगर हम और सेकेंड फॉर्म में कैसे लिखें, अब देखिए मैं इसी को रफ करके आपको बता रहा हूँ, इसको आप जस्ट अपने माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का कि F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर। अब इसी तरीके से देखिए R कैप को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे R वेक्टर के फॉर्म में 21, और उसके अलावा यहाँ पे क्या करेंगे देखिए अगेन R21, या फिर सिर्फ R भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर R के ऊपर वेक्टर यहाँ पे नहीं लगा है वो सिर्फ क्या होता है वो मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से अगर देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, या फिर अगर पूरा लिखना चाहें तो R21 क्यूब, और यहाँ पे R21 वेक्टर, ठीक है, R21 वेक्टर। और आपको भी जैसे मैंने बताया था कि R21 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, R2 माइनस R1 के फॉर्मेट में। यानी कि अगर आपको ये R21, अब देखिए कोई जो न्यूमेरिकल आएंगे कैसे आएंगे, आपको यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू दिया होगा और उनकी पोजीशन दी होगी कि Q1 की पोजीशन क्या है, Q2 की पोजीशन क्या है। तो आपको सबसे पहले ये निकालना होगा कि R21 क्या है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ रहे हैं R21 कितना होगा, तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि R21 में आपको R2 माइनस R1 करके निकालेंगे, तो दोनों आपको पोजीशन दी हुई है, R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू आपको गिवन है। यहाँ से हम R21 को निकालेंगे वेक्टर के फॉर्म में, और उसी का हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल लेंगे R21, जो कि आपको पता है स्क्वायर रूट करके आपको i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके निकालते हैं। इस तरीके से दोनों वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी, तो हम बहुत इजीली क्या करेंगे फोर्स के बारे में हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब एक चीज यहाँ पे और यहाँ पे आई सीखते हैं कि देखिए अब यहाँ पे जो फोर्स का मैंने फॉर्मूला लिखा है कि F21 क्या है F12 क्या है वो तो आपने देख लिया। अगर यहाँ पे एक चीज मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे जो चार्ज के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं Q1 Q2, अब देखिए इनके बारे में आप जानते हैं कि चार्ज हमारे टू टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मान लीजिएगा अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे दोनों चार्जेस हमारे क्या है पॉजिटिव नेचर के हैं, या फिर दोनों चार्जेस क्या है नेगेटिव नेचर के हैं, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हम यहाँ देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है F21 का ये पूरी तरीके से सेम रहेगा, क्योंकि आपको पता है दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो यहाँ पे साइन वही सेम रहेगा, अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तभी सेम वही साइन रहेगा। लेकिन इनमें से अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाए और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, तो ऐसे में क्या होगा देखिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि अगर Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा देखिए यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। और माइनस का देखिए साइन क्या मतलब है, इसका मतलब होता है डायरेक्शन अपोजिट होना, और डायरेक्शन अपोजिट होने का सीधा लॉजिक ये है कि हम इसको ये भी कह सकते हैं
कि अगर कभी दो चार्जेस हमारे अपोजिट हैं तो यहाँ पे ये लिखा जा सकता है कि F21 जो भी वेक्टर है इज इक्वल टू माइनस F12। ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या है, अभी के केस में आप देख रहे हैं कि जो हमारे फॉर्मूले हैं ये सामने लिखे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे अगर देखेंगे हम, यहाँ पे ये देखिए इतना पार्ट दोनों में क्या सेम आ रहा है, देखिए इतना पार्ट क्या है दोनों का सेम आ रहा है यहाँ तक, यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। लेकिन अगर बात करें डायरेक्शन की तो आपको ये पता है कि यहाँ पे R12 और यहाँ पे R12 और R21 ये दोनों क्या देखिए अपोजिट हैं, यानी कि कैसे अपोजिट इन डायरेक्शन में है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनके मैग्नीट्यूड सेम है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो कहीं ना कहीं ये फोर्स क्या होते हैं कि हमारे फोर्स भी दो चार्जेस के बीच में जो हमारे फोर्स लगते हैं वो क्या होंगे, वो भी हमारे मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन में क्या होता है अपोजिट होते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट निकल गया है ये कहीं ना कहीं क्या है न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये कहा जा सकता है जो कूलॉम्स का यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है वो कहीं ना कहीं क्या होता है वो न्यूटन के फॉर्मूले को यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो ये आपको अपने एग्जाम में यहाँ पे लिखना है अपने एनसीईआरटी के हिसाब से। अब आइए देख लेते हैं एक बार फिर से कि मैंने आपको क्या समझाया है इस टॉपिक में। यहाँ पे मैंने बताया कि कूलॉम्स लॉ को हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे स्केलर के फॉर्म में ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि ये इसका फॉर्मूला है। और वेक्टर फॉर्म में बताने के लिए हमें क्या करना है कि हमें Q1 और Q2 की पोजीशंस यहाँ पे गिवन होंगी R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर के फॉर्म में। इससे हमें क्या होगा कि Q1 से Q2 के बीच का हमें यहाँ पे पोजीशन सबसे पहले निकालना होगा। कैसे निकालना है मैंने आपको बताया कि बेसिक हम वेक्टर के एडिशन लॉ को यहाँ पे देखेंगे, ट्रायंगुलर लॉ को। तो यहाँ से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं आर की, यानी दोनों चार्जेस के बीच की जो पोजीशन है आर वेक्टर के फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब फोर्स कैसे निकालेंगे वो मैंने बताया आपको कि जब फोर्स निकालेंगे सेकंड चार्ज के ऊपर तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे और R21 यहाँ पे कैप लिखेंगे। तो एक कैप क्या होता है, देखिए डायरेक्शन को शो करता है। अब इस कैप को मैंने बताया कि यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म अपॉन उसी के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो नीचे क्या होगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहाँ से क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे आपको वेक्टर के फॉर्म में आ गया। तो जब भी यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है न्यूमेरिकल जिसमें हमें दोनों चार्जेस की पोजीशन यहाँ पे गिवन होती है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें R21 निकालना होगा या R12 निकालना होगा। ये दोनों देखा जाए मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, सिर्फ डायरेक्शन में क्या है अपोजिट है। यानी कि अगर आपसे मैं कहूँ कि जितना आपका डिस्टेंस Q1 से Q2 तक जाने में लगेगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा Q2 से Q1 में आने में भी लगेगा। तो R12 हो या R21 हो ये दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे देखेंगे इतना होगा। बस ये कहा जा सकता है इनकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो ये देखिए ये टर्म मैंने क्या लिखा है, ये दोनों डायरेक्शन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एक माइनस साइन लगाया हुआ है। अगर इस तरीके से है तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि फोर्स दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे क्या है देखिए फोर्स में भी एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किसका, ये न्यूटन का थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो आई होप ये आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि हाँ हमें यहाँ पे कैसे डील करना है। अब ये तो क्या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ अगर टू चार्जेस हैं वहां पे दोनों में कौन कौन से फोर्स होंगे कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि मल्टीपल चार्जेस हैं, ठीक है मोर देन टू चार्जेस हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई फर्स्ट चार्ज है, सपोज एक Q1 चार्ज है। अब इसके आसपास बहुत सारे अलग अलग चार्जेस है। सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि एक Q2 चार्ज है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे Q3 चार्ज है, ऐसे यहाँ पे एक और ले लेते हैं यहाँ पे Q4 चार्ज है। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो यहाँ पे अगर हम पूछें आपसे कि किसी एक चार्ज को यहाँ पे बेस यहाँ पे अगर एज्यूम करें तो उस पर कौन कौन से कितने फोर्सेस लगेंगे आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो चार्ज हमारा Q1 है, आपको पता है इसकी भी खुद की एक पोजीशन होगी, Q2 की भी एक पोजीशन होगी, Q3 की भी होगी और Q4 की भी होगी। तो हमें क्या करना है Q1 से अगर जो फोर्स हमारा Q2 से जो फोर्स मेरा Q1 पे लग रहा है उसको हम निकालेंगे। तो उसको देखिए कैसे आप यहाँ पे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे F12, जैसे कि मैंने बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F12। सो F12 मींस फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। और इसको अगर मैं कहूँ आपसे कि फॉर्मूले में कैसे इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे F12 वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट के, सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 बाय यहाँ पे सिर्फ R आप स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर अगर पूरा लिखना चाहेंगे पूरा लिख सकते हैं R12 स्क्वायर। हाँ यहाँ पे ये लिखना जरूरी कि R12 कैप। ओके, ये क्या यहाँ पे शो कर रहा है द पोजिशन ऑफ चार्ज Q1 फ्रॉम Q2। और उसी तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे जो थर्ड चार्ज है हमारा ये भी क्या होगा F1 के ऊपर एक चार्ज Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है,
यहाँ पे मान लीजिए चार्ज है अपना। तो यहाँ पे बात किया जाए ये इसका फोर्स को हम कैसे यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो इसके फोर्स को मेंशन करेंगे F13 से। दैट मीन्स फोर्स ऑन चार्ज 1 2 2 3। अब इसको हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखने का भी सेम कॉन्सेप्ट है। F13 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के Q1 एंड Q3, बिकॉज यहाँ पे चार्जेस क्या है Q1 Q3 है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे R13 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे R13, और यहाँ पे कैप लगा देंगे। ऐसे आपको सारे चार्जेस के बारे में यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चार्ज है इसको भी यहाँ से अगर हम कंसिडर करके देखें, तो यहाँ पे देखिए इसका फोर्स क्या आप लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे F14, और इसको हम कैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो F14 इक्वल टू कांस्टेंट की multiply both charges, that is Q1 and Q4, and what is the distance between these two charges, R14 square, and what about direction, then R14 cap। तो ऐसे जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं, अगर एंड टाइम भी इसको हम ले लें कंसीडर कर लें, तो हमें फाइनली करना है क्या है, देखिए सबको अगर आपको यहाँ पूछा जाए नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, देन द नेट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला F net इज इक्वल टू F1 या कह सकते हैं F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबको जितने भी हमारे यहाँ पे फोर्सेस आए हैं सबको हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन लेंगे, दिस इज नोन एज नेट फोर्स। और आप जानते हैं सभी में एक चीज तो कॉमन है, क्या कि एक कॉमन दिख रहा है सभी में। और देखिए क्योंकि हम फर्स्ट वाले चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे Q1 भी देखिए कॉमन है। अब देखिए अलग अलग क्या है, देखिए सभी का चार्ज अलग अलग है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ Q2 था, उसके बाद नीचे क्या है R12 का स्क्वायर है, और डायरेक्शन क्या थी देखिए R12 कैप है। सिमिलरली सेकेंड में क्या था, चार्ज हमारा था Q3, डायरेक्शन क्या है देखिए R13 स्क्वायर, एंड व्हाट इज सॉरी ये आपका मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन क्या है R13 कैप। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे नेक्स्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है Q4, व्हाट इज द डिस्टेंस R14 स्क्वायर, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन R14 क्यूब, एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या करें, जनरल फॉर्मूले में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे K इज ए कांस्टेंट, यहाँ पे Q1 भी आप लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा, और यहाँ पे देखिए Q यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे R1N, Q1 तो इस कॉमन है क्योंकि फर्स्ट चार्ज है, तो यहाँ पे आप लगा लीजिए एरो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे R1N ओनली, ठीक है। और यहाँ पे N क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे N इक्वल टू 2 यहाँ पे Q1 भी लगा लीजिए ऐसे 2 N, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम N की वैल्यू 2 से यहाँ पे रखेंगे तो देखिए आपको फर्स्ट टर्म यहाँ पे मिलेगा, जब 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको एक फॉर्मूला है नेट फोर्स निकालने का। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट की कोलॉम्स का जो लॉ है, हाउ टू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म। आपको दो चार्जेस का मैंने सिखाया, उसके बाद अगर दो के अलावा बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं उनको कैसे लिखा जाता है इसके बारे में मैंने बताया। अब इसको अगर एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे, देखिए उसको हम कैसे लिख सकते हैं, आइए देखिए ये लिखा है आपके सामने। इसमें देखेंगे एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज ए वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है, ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एक चार्ज पे बहुत सारे चार्ज उसके आसपास हैं तो उस पर जो भी फोर्स लगता है वो क्या होगा, उसका जो नेट फोर्स होगा वो वेक्टर एडिशन से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बता दूं, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कहूँ किस एग्जांपल में क्या है, देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट चार्ज है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका मेन चार्ज ये है, इस पे मैं फोर्स को देख रहा हूँ कि अलग अलग कितने कितने फोर्स लग रहे हैं। एक ही चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है, तीसरा ये चार्ज है, और चौथा ये चार्ज है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है आपको कि मान लेते जो चार्ज Q1 ने हमारे Q2 ने हमारे Q1 पे जितना फोर्स लगाया होगा, तो उस फोर्स का Q3 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि F12 पे F13 का कोई फर्क नहीं है, या हम कह सकते हैं F13 पे F14 का या F12 का कोई फर्क नहीं है। यानी कि दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसके नियर या नेबरिंग हमारे जो भी चार्जेस होंगे उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये देखा जाए प्रॉपर्टी भी है कि अगर दो चार्जेस के एंड मोर देन 2 चार्जेस हैं, देन हम यहाँ पे बहुत इजीली बता सकते हैं कि उसका जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसको उसमें अदर चार्जेस से कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो यही देखिए यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये देखिए कि द इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड
द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड, यहाँ पे unaffected due to presence of other charges. This termed as the principle of superposition. इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली आप कह सकते हैं कि द व्हेन देयर आर टू और मोर देन टू चार्जेस आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, then then there is a force, then the forces between charges can be calculated by the net force, and the net force is equal to the sum of vector addition of all forces, all individual forces. और कैसे इसको यहाँ पे मिलता है कि एफ नेट इक्वल टू एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर प्लस एफ थ्री वेक्टर प्लस एफ फोर वेक्टर एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पे मैंने बता दिया एन चार्जेस को या एन फोर्सेस को लेके मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो मैंने करा दिया, लेकिन एग्जाम में हमारे देखिए चाहे एनसीईआरटी हो चाहे आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, मैक्सिमम आपको 3 चार्जेस या 4 चार्जेस का ही यहाँ पे क्वेश्चन कई बार आपको दिया रहता है। तो यहाँ पे हम आइए एनसीईआरटी का हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही, इसमें कह रहा है कि कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 इक्वल टू Q, यानी कि चार्जेस भले ही Q1 Q2 के थ्रू से यहाँ पे डिनोट किया, लेकिन सबकी वैल्यू क्या है, देखिए स्मॉल q है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ए पे टॉप पे रखा है इसकी वैल्यू भी है Q, उसी तरीके यहाँ पे जो नीचे हमारे चार्जेस रखे हैं अगर हम बात करें इनकी भी देखिए क्या है, इसकी भी वैल्यू Q है और इसकी वैल्यू क्या है, देखिए Q है। और ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में रखे हुए हैं इनके एजेस पे वर्टिसेस पे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की देखिए क्या है, लेंथ है स्मॉल एल। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q प्लेस एट सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। अब मान लेते हैं इनका जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल, इसका एक सेंट्रोइड, आप जानते हैं सेंट्रोइड क्या होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर कोई भी हमारा ट्रायंगल है तो इसके हर एक एंगल को हाफ करिए, इधर से मैंने हाफ किया, इधर से मैंने हाफ किया और इधर से मैंने क्या किया, देखिए हाफ किया। तो जहां पे ये तीनों मीट करते हैं दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है मान लेते हैं यहाँ पे कोई चार्ज मैंने Q को प्लेस किया है, तो कह रहा है उस पर कितना फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि फोर्स अगर पता लगाना है तो कंफर्म सी बात है जो सेंट्रोइड पे मैंने चार्ज रखा है उसके अलावा पहले से क्या देखिए 3 चार्जेस ऑलरेडी यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि आपको पता है कि यहाँ पे हम लोगों ने Q1 सॉरी क्यू दोनों यहाँ पे रखे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस बीच में जो सेंट्रोइड पे हमारा चार्ज यहाँ पे देखिए रखा हुआ है, ये इस पे ऑलरेडी क्या है 3 यहाँ पे चार्जेस के सराउंडिंग में, तो कंफर्म है 3 फोर्सेस लगेंगी। अब फोर्स देखिए लगेंगे कैसे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो किसी एक फोर्स को आइए निकालते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारा कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट ए है ना, ये हमारा इस सेंट्रोइड पे जो फोर्स लगाएगा ऐसे बाकी भी फोर्स लगाएंगे उतनी, क्योंकि सब सिमेट्री है, लेकिन डायरेक्शन सबके क्या अलग होगी। तो कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, पहले आप ये देखिए कि ये जो पूरी की पूरी आर्म है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, देखिए एल है। और आप जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 होता है, तो इसका हाफ देखिए, ये हाफ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं क्या करूँ, इस एल को कंपोनेंट में ब्रेक करूँ, यानी कि ये पार्ट में अगर ए से लेके पूरा डी तक का डिस्टेंस यहाँ पे मालूम करूँ, तो देखिए कितना हो जाएगा। अगर मैं ए से लेके डी तक का डिस्टेंस पता लगाऊंगा तो ये जो आपका डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं एल कॉस 30 हो जाएगा अगर मैं कंपोनेंट में इसको ब्रेक करूंगा। और आप जानते हैं cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो L √3/2 यहाँ पे आपको AD की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें क्योंकि फोर्स निकालना है कहाँ से, A से, क्योंकि A पे क्या रखा है, Q फोर्स चार्ज रखा हुआ, और यहाँ पे जो सेंट्रॉइड है यहाँ पे कैपिटल Q रखा हुआ, तो मुझे इससे इतना इतना डिस्टेंस चाहिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। और आप जानते हैं ये डिस्टेंस कितना होता है, ये पूरे AD का 2/3 होता है। तो अगर मैं बात करूँ सपोज AQ, यानी कि मुझे AQ से ही सॉरी AO से हमको मतलब है, तो AO कैसे निकलेंगे, इसका 2/3 आप ले लीजिए, 2/3 किसका, जो भी हमारे AD था। तो AD कितना है, L √3/2 यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और ये 3 को नीचे वाले 3 को √3 लिखेंगे तो इसको कहीं ना कहीं एक कैंसिल होगा, तो यहाँ पे L/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए AO हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब ये जो AO है, यानी कि ये देखिए मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखिए अगर मैं बात करूँ AO क्या है, तो आपके देखिए ये डिस्टेंस है AO, ठीक है, यही हमको चाहिए फोर्स को निकालने के लिए। अब जो ये AO आया है वही चीज देखिए, वही डिस्टेंस ये भी होगी, क्योंकि ये भी क्या है चार से सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस है, और ये भी क्या है वही सेम डिस्टेंस है। मतलब तीनों के देखा जाए फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमारे सेम आएंगे, ठीक है। आई किसी का निकाल भी लेते हैं। अगर मैं किसी का मैग्नीट्यूड निकालूं, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आप लिखिए, दोनों चार्जेस हमारे क्यू थे, तो यहाँ पे क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखा जाए डिस्टेंस कितनी है, तो ये है L/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर आएगा, और √3 का 3 होगा तो ऊपर चला जाएगा आपका, यानी 3। तो ये आपको देखेंगे फोर्स हमारी आएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि सभी पॉजिटिव नेचर के, तो आपको कंफर्म रहता है कि यहाँ पे जो क्यू आपने एज्यूम किया है, एक पे इसमें नीचे लगेगा फोर्स, उसी तरीके से इसका इस साइड में लगेगा और इसका इस साइड में लगेगा। मतलब देखिए तीन तीन फोर्स लग रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं तीनों फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, तीनों के मैग्नीट्यूड क्या रहे, सेम आ रहे हैं।
और ये देखा जाए अगर मैं ऊपर के दो को चूज करूं तो आप जानते हैं कि ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो इनका जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो तो इनके मिड से होगा। अगर मैं इसको ये मान के चलूं कि इसका देखिए रिजल्टेंट हो गया, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे कि इनका जो भी आ रहा है इसके जस्ट अपोजिट में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, आपस में कैंसिल कर देते हैं और हमारा जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, वो जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। फिर से देख लीजिए मैंने कैसे बताया आपको कि सबसे पहले आपको एक आर्म एल दिया हुआ है, तो यहाँ से आप एडी निकालिए। एडी कैसे निकालेंगे, एल कॉस 30। अब एक एल कॉस 30 निकालने के बाद, क्योंकि सेंट्रोइड से हम वर्टिसेस की डिस्टेंस क्या होती है, 2/3 होती है, तो वहां से हम निकालेंगे तो L/√3 आ गया। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, सिंपल सा पहले मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए कि हाँ मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। उस मैग्नीट्यूड को निकालने के बाद फिर आप इजिली यहाँ से निकाल सकते हैं कि दो यहाँ पे जो फोर्सेज हैं इनके बीच का एंगल देखिए कितना होगा, ये 120 बन रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका रिजल्टेंट आप निकालिए, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो मिड से होके जाएगा, और मिड से होके जाने के बाद सिंपल सा आप देखेंगे इसके अपोजिट में आपका ये वाला आएगा फोर्स, और इसको आप बहुत आसानी से देखेंगे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि देखिए तीनों क्या है, सेम। ऐसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे तीनों फोर्स लग रहे हैं, तीन तीन फोर्सेस लग रहे हैं एक यहाँ पे, यानी कि कैसे हैं, तीनों के तीनों 120 डिग्री पे यहाँ पे लग रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, जीरो आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इसी तरीके से एक देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि कंसीडर द चार्ज q q एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि दो पे रखने हैं प्लस क्यू, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे नीचे प्लस क्यू रखा है, इसमें भी नीचे प्लस क्यू रखा हुआ है, लेकिन ऊपर के वर्टिसेस में क्या है, देखिए माइनस का क्यू रखा हुआ है। अब बोले व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, है ना। अब आपसे कह रहा है कि हर एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि सपोज चलिए यहाँ पे जो चार्ज है हमारा, यहाँ पे पॉइंट ए पे, तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे, देखिए दो फोर्स लगेंगे। कैसे कैसे, एक तो जो यहाँ से आ रहा होगा ये देखिए, यानी कि ये कह सकते हैं, ठीक है, कि जो हमारा माइनस क्यू चार्ज है, और ये इस यानी कि जो हमारा सी पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है ये क्या करेगा, ए पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। और आप इजिली यहाँ पे निकाल सकते हैं क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू और क्यू है, और डिस्टेंस आपको एल है तो एल के स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। उसी तरीके से अगर आपको देखेंगे बी वाला भी क्या करेगा, ए के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये आपको डिस्टेंस ऑलरेडी सेम ये एल दिया हुआ है ना। तो हम आसानी से निकाल देंगे कि ए पर टू फोर्स लगेंगे, पॉइंट ए पे जो भी हमारा चार्ज रखा हुआ है इस पर दो फोर्स लगेंगे, और दोनों को हम बहुत इजीली यहाँ से कैलकुलेट करके कर सकते हैं। वही सेम बाकी भी अगर आप देखना चाहेंगे कि सी वाले जो पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है इस पे देखिए दो फोर्स लगेंगे, और उसके अलावा अगर बी वाले पे बात करें तो यहाँ पे देखिए दो फोर्स लगेंगे। तो उन दो फोर्सेस को आपको पहले एक एक करके निकालना है कि कितने कितने फोर्स लग रहे हैं। हाँ, अगर ये देखा जाए कि बी पे दो फोर्स लग रहे हैं तो उसका नेट कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि दो फोर्सेस जो लग रहे हैं, यहाँ पे ये भी ध्यान आपको देना है कि एक आपका ऊपर का जो वर्टिसेस है ना, इसमें माइनस का क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, इस पे देखा जाए एक इसका डायरेक्शन फोर्स का इधर होगा, और इसकी वजह से देखिए क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना बनेगा, तो 120 बनेगा। और आपको अगर दो फोर्सेस हैं जिनके बीच में एंगल दिया है तो उनका नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए कि F इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर एंड प्लस 2 F1 F2 एंड cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ फोर्सेस। तो इससे हम आसानी से मालूम कर लेंगे कि हाँ ए पे कितना फोर्स लग रहा है नेट फोर्स, बी पे हम मालूम कर लेंगे बी पे कितना फोर्स लग रहा है नेट फोर्स, एंड सी पे हमारा कितना फोर्स लग रहा है। सिंपल सा मैथमेटिक्स यहाँ पे मैंने बताया तरीका क्या है कि दो दो फोर्सेस लग रहे हैं, आपको दोनों का चार्जेस की वैल्यू दिया हुआ है और बीच का डिस्टेंस एल दिया हुआ है, आसानी से निकाल लीजिए। उसका नेट कैसे निकालेंगे, नेट निकालने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, आपको 120 दी हुई है। इस तरीके से आप तीनों की निकाल लीजिए। अगर आपको पूरे सिस्टम का यहाँ पे निकालना तो तीनों को ऐड कर दीजिए आप, एफ ए फोर्स या फोर्स ऑन बी प्लस फोर्स ऑन सी, सभी को अगर आप चाहें तो ऐड कर दें। उसको हम निकाल करके पूरे सिस्टम का नेट फोर्स कितना लग रहा है, कि पूरे सिस्टम में नेट फोर्स मेरा कितना लग रहा है, वो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी एक तरीके का सिमेट्री ही है, जब आप पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे आपके पूरे सिस्टम को अगर मैं कंसिडर करूंगा तो भी आंसर कितना है, वो जीरो आएगा। ठीक है, तो ये आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आई होप ये आपको जो टॉपिक है कुलॉम्स लॉ, ये दो वीडियो में मैंने आपको पूरा कोशिश किया समझाने का। पहले वीडियो में मैंने आपको स्केलर के फॉर्मेट में समझाया था जिसमें सिर्फ क्या करना है, उनके बीच का फॉर्मूला क्या होता है और उसको एसआई सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये सब आपको मैंने समझाया हुआ था। बट इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वेक्टर के फॉर्म में हम कैसे उसको लिखते हैं, और वेक्टर के फॉर्म में सिर्फ लिखना ही नहीं बल्कि आपको उसको तरीके से मैंने बताया कि पोजीशन अगर दिया है गिवन है तो उसको हम कैसे कंसीडर यहाँ पे करेंगे। एंड देन यहाँ पे मैंने आपको बताया है
कि अगर यहाँ पे मोर देन टू चार्जेस आर गिवन देन हाउ टू कैलकुलेट द नेट फोर्स, ठीक है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो यहाँ पे एक ये टॉपिक हमारा है कूलॉम्स लॉ, यहाँ पे कंप्लीट होता है। जब इसके हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे देन आपको जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे दिया है इस चैप्टर में, तो वहाँ पे आप इसको बहुत इजीली यहाँ पे सीखेंगे कि हाँ इसके क्वेश्चंस हम कैसे लगाएंगे। तो आई थिंक ये आपका टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कैसे यहाँ पे हम इसको फाइंड करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। सारी छोटी छोटी जो है एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट है उन सबको हम यहाँ पे अगले वीडियो में समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत थैंक यू।